में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स वो पढ़ लिए थे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ हमारा सरफेस एरिया, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। साथ में हमने लास्ट क्लास में केमिसॉर्प्शन मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन मींस फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमें कुछ डेफिनेशंस करनी है कि डिफाइन फॉलोइंग। एड्सॉर्प्शन का हमें सबको पता है क्या होता है। एड्सॉर्प्शन द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the molecules of a substance so as to result into higher concentration। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन के टाइप्स। एक होता है हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ आपको। मैंने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं क्या डालूं, ऑयल डाल दूं। सबको पता है क्या होता है, जो ऑयल है वो सरफेस पर रह जाता है हमारा। ये आ गया हमारा ऑयल, ये रहा हमारा वाटर। जो हमारा ऑयल है वो सरफेस पर रुक जाता है आके। ठीक है, तो हमने एक तरह से ये हमारा जो वाटर है, वाटर का सरफेस है, जिसका सरफेस होता है, सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। ये हो गया हमारा सरफेस एड्सॉर्बेंट। किसका सरफेस है, हमने वाटर का सरफेस लिया है, ये हो गया हमारा एड्सॉर्बेंट। अब ऊपर से हमने डाला क्या, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट हमने डाल दिया, तो क्या हुआ, जब मैंने ऊपर से ऑयल डाला मतलब अपना एड्सॉर्बेट डाला, ये जो एड्सॉर्बेंट के सरफेस को कवर कर लिया। ये सिर्फ सरफेस पे रहा, बल्क में इसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा है। ठीक है, कि भाई सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में आ जाता है। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब हमारा ऑयल इज हायर ऑन द सरफेस rather than the bulk is known as positive adsorption। पॉजिटिव मींस ज्यादा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हम ज्यादा से लेके चलते हैं, तो जो हमारा एड्सॉर्बेट है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बल्क। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। When the concentration of adsorbate, when the concentration of adsorbate is high on the surface, is high on the surface than bulk। भाई बल्क के कंपैरिजन में सरफेस पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। वो ऑयल और वाटर का सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा कैसे होगी। कि जब हम पानी के ऊपर ऑयल डालते हैं तो ऑयल सारा सरफेस पर रह जाता है, उसका कुछ भी हिस्सा नीचे नहीं जा पाता, तो उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा है। बल्क में वो गया ही नहीं तो उसकी कंसंट्रेशन वहां पर है ही नहीं कुछ। तो वो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन समझने के लिए हमारा काम आ गया। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जो इसका एक्चुअल एग्जांपल है।
concentrated KCl show positive adsorption. Concentrated KCl show positive adsorption with blood charcoal. जो हमारा ब्लड चारकोल होता है मतलब वो एक तरह से हमारा एड्सॉर्बेंट हो गया, मतलब उसका सरफेस, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड केसीएल डाले तो वो सरफेस पर ज्यादा होगा, बल्क में नहीं जाएगा। तो वो एग्जांपल हो गया हमारा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। अब नेगेटिव एड्सॉर्प्शन को कैसे समझा जाए? वैसे तो पता ही चल रहा है पॉजिटिव में कंसंट्रेशन सरफेस पर ज्यादा थी और बल्क में कम थी, तो नेगेटिव में उसका उल्टा ही होगा। कंसंट्रेशन जो हमारी एब्जॉर्बेट की बल्क में हाई होगी, बल्क में हाई होगी, और जो हमारे यहाँ सरफेस होगा उसमें कम होगी। ठीक है, तो नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बल्क में ज्यादा होगी और सरफेस पर कम होगी। इसको कैसे समझते हैं हम कि जैसे एक ग्लास पानी में रूह अफ़ज़ा तो सब पीते हैं ना गर्मियों में, ठीक है, सबने पिया हुआ है। कई बार क्या करते हैं कि ऐसे ही पानी में रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ये पानी है मेरा, इसमें मैंने डायरेक्ट रूह अफ़ज़ा डाल दिया, ठीक है, और उसको मैंने चम्मच से घोला नहीं, मैंने उसको चम्मच से मिलाया नहीं, तो क्या होगा? जो रूह अफ़ज़ा होगा वो यहाँ पर कहीं ग्लास में पड़ा रहता है। ठीक है, हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने रूह अफ़ज़ा को ग्लास में घोला नहीं है, तो वो नीचे पड़ा होगा, तो सरफेस पर अगर हम उसे पी के देखें तो फीका फीका लगता है, मतलब सरफेस पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और जब हम ग्लास को खत्म करने वाले होते हैं तो जाकर क्या होता है? मीठा मीठा लगता है हमें, मतलब बल्क में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया हमारा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या हो गया हमारा? व्हेन द concentration of adsorbate is high, या फिर हम इसको लेस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, is low on the surface। बस यहाँ पे मैंने क्या वर्ड चेंज कर दिया, हाई की जगह लिख दिया है लो, on the surface then bulk, called negative adsorption, called negative adsorption। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं हम, जो इसका एक्चुअल एग्जांपल है। रूह अफ़ज़ा वाला सिर्फ समझाने के लिए था, उसे पेपर में मत लिख के आना। ठीक है, एग्जांपल हो गया, यहाँ पर हमने लिया था कंसंट्रेटेड केसीएल। ठीक है, बस यहाँ पर हमें ले लेना है डाइल्यूट केसीएल। डाइल्यूट का मतलब पता है ना कि भाई जो प्योर फॉर्म थी केसीएल की उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने का मतलब किसी भी चीज में उसको डाइल्यूट कर देना। ठीक है, डाइल्यूट केसीएल शो नेगेटिव adsorption on the blood charcoal, कि भाई बल्क में कंसंट्रेट सॉरी जो हमारे डाइल्यूट केसीएल की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और सरफेस पर जो केसीएल है वो कम होगा। तो ये आ गया नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की कैटेगरी। ठीक है, कंपेयर भी कर लिया हमने कि दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी है। पॉजिटिव में हमारा कंसंट्रेटेड केसीएल था और नेगेटिव में हमारा डाइल्यूट केसीएल।
ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है इसमें सॉर्प्शन, वो एक डिसॉर्प्शन पढ़ा था हमने, उसके साथ इसे मिक्स मत करना, वो डिसॉर्प्शन था, ये है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है कि जब हमारा एड्सॉर्प्शन और हमारा एब्जॉर्प्शन एक साथ हो, क्या, जब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो और एडसॉर्प्शन भी, मतलब सरफेस फिनोमिना भी हो रहा हो वहां पर, मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पर भी चिपक रहे हैं और साथ में हमारे मॉलिक्यूल्स कहां पर, बल्क में भी जा रहे हो, मतलब दोनों में अमाउंट मॉलिक्यूल्स की सेम हो, तो हम लिख देंगे व्हेन एडसॉर्प्शन एंड absorption take place simultaneously. Take place simultaneously मतलब दोनों एक साथ हो, हमारा एड्सॉर्प्शन भी और साथ में हमारा एब्जॉर्प्शन भी, तो उस प्रोसेस को हम सॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो पेपर में आ सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन याद होना चाहिए। जो हमने लास्ट क्लास में केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन किया था वो हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको वो रिवाइज करा दूंगी, एक बार कर ही लेते हैं उसको रिवाइज। फिजिसॉर्प्शन और एक हमारा केमिसॉर्प्शन। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसे एक बार रिवाइज करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा था। फिजिसॉर्प्शन को हमने समझा था उस बच्चे से जो शॉप पर जाकर अलग अलग टॉयज चूज करता है, और केमिसॉर्प्शन हमने समझा था उस छोटे बच्चे से जिसका फिक्स था भाई मुझे जाकर ये खिलौना लेना। ठीक है, तो हमने कहा था कभी उससे किसी खिलौने से अट्रैक्शन हो रही थी, कभी किसी खिलौने से अट्रैक्शन हो रही थी, तो हमने बोल दिया था यहाँ पर कि वीक वंडरबॉल फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे थे, और यहाँ पर उसका खिलौना फिक्स था, मतलब वो उसे बहुत ज्यादा पसंद था, तो यहाँ पर थे हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कभी वो किसी खिलौने को चूज कर रहा था, कभी वो किसी खिलौने को चूज कर रहा था, जब तक वो शौक से कभी किसी को उठा लेता, कभी किसी को उठा लेता, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। लेकिन इसका फिक्स था कि मुझे यही खिलौना लेना है, खरीद के घर ले गया, उसके बाद तो खिलौना चेंज नहीं हो सकता, तो इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट, उसका खिलौना चूज नहीं था, तो नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, फिक्स नहीं थी उसकी चीज, तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज कर दिया स्पेसिफिक। उसका खिलौना फिक्स था तो स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट, इसमें खिलौनों को चूज करने के लिए कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कभी कोई सा चूज कर लो, कभी कोई सा चूज कर लो। जब हम चीजें लेने जाते हैं वहां पर हमें चीजें सेलेक्ट करने के लिए पैसों की जरूरत तो नहीं पड़ती, तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसे खरीदना था, घर पे लेके जाना था, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट अच्छे से समझ लो।
ठीक है, नेक्स्ट, जब तक वो खिलौना चूज नहीं करेगा खेल नहीं पाएगा उसे, मतलब जब तक चूज करके फिक्स करके उसे खरीद नहीं लेगा और घर नहीं ले जाएगा तब तक वो खेल नहीं पाएगा, और खेल नहीं पाएगा जब तक तब तक तो बच्चा कुछ हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर नो प्रोडक्ट इज फॉर, कि भाई हमारा कोई खुशी नहीं मिल रही, वो फिक्स था, खरीदा, ले गया घर, खेला, तो जो हमारा प्रोडक्ट इज फॉर, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बन चुका। इसी तरह मान लो उसे सिर्फ एक ही तो खिलौना खरीदना है, पसंद तो उसने बहुत सारे किए लेकिन बाद में वो सिर्फ एक ही चूज करेगा, माना कि उसे दूसरे खिलौने खरीदने का, ना खरीद पाने का थोड़ा दुख होगा, पर वो दुख इतना ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि उसने उनमें सब में सेलेक्ट करके एक खिलौना खरीद लिया है। तो यहाँ पर हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जो वो लो होगा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, वैल्यू होती है उसकी 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और अगर हम यहाँ की बात करें, वो खिलौना से खेल रहा है, खेल खाल के वो टूट गया बाई चांस उससे गलती से, ठीक है, बहुत ज्यादा फेवरेट वाला था वो टूट गया, उसे बहुत ज्यादा दुख होगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, वैल्यू होती है इसकी 200 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमने उस दिन फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में किया था। एक दो पॉइंट स्किप भी हो गए थे तो मैंने आज कवर करा दिया आप लोगों को। ठीक है, मेन चीज क्या, हमें ये पॉइंट और इस पॉइंट पर ध्यान दें, इसमें क्या है, ज्यादा लगाव नहीं है तो वीक फोर्सेस है हमारे। अब वीक फोर्सेस क्या होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या है, बहुत ज्यादा लगाव है, तो हमारे कौन से फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, खिलौने पसंद कर रहा था तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसको सीधा खरीदना था, सीधा खरीदने के लिए तो पैसे लगेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसके लिए मैंने आपको दोबारा समझाया। क्वेश्चन डाल लो, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें एक तो पहले हम आइसोबार समझ लेते हैं। आइसोबार क्या होता है, आइसो का मतलब होता है यहाँ पर सेम, और बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो जो ये हमारा रिएक्शन होगा, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रेशर है वो सेम रहेगा, जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसे हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, इसको हम समझेंगे। एड्सॉर्प्शन आइसोबार एक ग्राफ होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोबार एक ग्राफ होता है। ग्राफ अब किस किस के बीच में होगा वो, और वो ग्राफ कब है, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं। जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है जब हम वो ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है वो ग्राफ किस किस के बीच में है। वो ग्राफ है कि भाई मैंने कोई एड्सॉर्बेंट लिया, मतलब कोई सरफेस लिया, उस पर आकर कितनी गैस एब्सॉर्ब हो रही है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हैं। मतलब हमें ये देखना है
कि कितनी गैस एक सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। कि भाई मैंने अगर 10 डिग्री टेम्परेचर रखा है तो मेरा कितनी गैस एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अगर मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर रखा है तो मेरी कितनी गैस एब्जॉर्ब होगी। मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर तो गैस के एब्जॉर्प्शन पर क्या फर्क पड़ेगा वो ग्राफ हमें बताता है। उस ग्राफ का नाम है एब्जॉर्प्शन आइसोबार। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में है कि भाई कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है एक सरफेस पर, उसकी वैल्यू देखनी है हमें टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन आइसोबार इज अ ग्राफ बिटवीन किसके बीच में, अ ग्राफ बिटवीन amount of gas adsorbed per gram of adsorbent, amount of gas adsorbed per gram of adsorbent। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम x by m से। m मतलब अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब हमने कितना सरफेस लिया है, और x मतलब हमारा वेरिएबल है, ये तो हमें देखना है कि कितनी गैस उस सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रही है। और किस किस के बीच में है, और दूसरा टर्म है हमारा एंड टेम्परेचर। किस किस के बीच में है ग्राफ, अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड टेम्परेचर। लेकिन इस ग्राफ को बनाने की कंडीशन क्या है कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट प्रेशर is called adsorption isobar, ठीक है। आइसोबार से हमें ये पता चल रहा है कि प्रेशर सेम रहेगा तो हम वैरी किसको करेंगे, टेम्परेचर को करेंगे। टेम्परेचर को किसके साथ वैरी कर रहे हैं कि भाई कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। तो हमने वो वैल्यू ले ली x by m। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ हमें कैसे ड्रॉ करना है, कि इसके अंदर हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। एक हमने किया था फिजिक्स, एक हमने किया था केमिक्स। फिजिक्स और एक था हमारा केमिक्स, ठीक है। इन दोनों केसेस में दो अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे हमारे, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमारे दो अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे। अब देखो मैंने फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन दोबारा से कराया था, ठीक है। वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि भाई इसमें जो हमारे वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, मतलब बहुत कम फोर्स होता है, कम फोर्स होगा मतलब कम लगाव होगा तो जल्दी से दूर हो सकते हैं। हमने बोला था कि जो सरफेस है और जो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं उसके ऊपर, उनके बीच में कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। कम फोर्सेस होंगे तो क्या होगा, जल्दी अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे मैंने टेम्परेचर में इंक्रीज कर, क्या करूंगी मैं अपना टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ था टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने की वजह से जो बॉन्ड था उनके बीच में टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोर्स
हमारे बीच इन दोनों के बीच में कम है, फोर्स कम है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने से जो हमारे गैसेस और जो हमारा सरफेस है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब गैस वहां से उड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा टेम्परेचर में पानी उबलना रखूं मैं, पानी गर्म होना, तो वो ज्यादा जल्दी उबलता है और गैस उड़नी शुरू हो जाती है, वेपर्स कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे बीकर में पानी कम टेम्परेचर पे रखूं, वो उतना स्लोली स्लोली होगा, मतलब टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रही हूँ तो मेरी गैसेस, मेरी वेपर्स जल्दी ऊपर उड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जो गैसेस यहाँ पर चिपकी हुई थी, जैसे ही टेम्परेचर दिया, मतलब हमने उसको हीट दी, वो सरफेस को छोड़कर क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। मतलब एड्सॉर्प्शन वहां पर क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज होने लग रहा है कि भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैसेस है वो उड़नी शुरू हो जाएंगी, तो गैसेस की अमाउंट क्या होगी, वो कम होती जा रही है सरफेस पर, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये हाइपरबोलिक ग्राफ आया, और ये कंडीशन क्या थी इस ग्राफ को बनाने की, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, as the temperature is increased, as the temperature is increased, physical या physisorption decreases because it involves weak van der Waals forces of attraction, because it involves weak van der Waals forces of attraction, तो जिसकी वजह से which break on heating, जैसे हम उन्हें गर्म करेंगे तो फोर्सेस टूट जाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होने का मतलब गैस उस सरफेस को छोड़कर उड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिसॉर्प्शन में ग्राफ। अब बात करते हैं केमिसॉर्प्शन की। केमिसॉर्प्शन में ग्राफ कुछ इस तरह होगा, केमिसॉर्प्शन में हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। क्यों बना ऐसा अभी बताते हैं। इसकी भी कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। क्या कंडीशन है इसकी भी, कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने केमिसॉर्प्शन में देखा था कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसको थोड़ी हीट की जरूरत थी, वो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको दे दी, तो एनर्जी की जरूरत थी इसे भी प्रोसेस के लिए, वही हमने दे दी, तो प्रोसेस तो ऑब्वियस सी बात है होगी, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन उस केस में शुरू होगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में से रिएक्शन शुरू करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत थी, मतलब एनर्जी की जरूरत थी, वही हमने इसको दे दी, तो प्रोसेस हमारी बढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इनिशियली इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनिशियली increase in temperature provides activation energy, provides activation energy, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी। सो एब्जॉर्प्शन, so adsorption reaches up to maximum and then decreases, ठीक है। तो पहले वो मैक्सिमम होगा, मतलब पूरी प्रोसेस होगी हमारी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा जो
केमिकल एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस थी। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। इसमें हमारे जो वीक फोर्सेस इन्वॉल्व थे, वीक फोर्सेस का मतलब जो गैस सरफेस पर चिपकी हुई थी उनमें बहुत कम लगाव था। तो जैसे ही हम हीट करेंगे, बिल्कुल कमजोर फोर्सेस थे वो जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी टूटेंगे तो जो हमारी गैस एड्सॉर्ब थी वो उड़ जाएगी उसके ऊपर से। तो जो हमारी प्रोसेस है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ आया। नेक्स्ट में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी भाई, रिएक्शन शुरू कराने के लिए ही हमें एनर्जी की जरूरत थी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आग में एनर्जी होती है ना, हीट में एनर्जी, तो वो हीट उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो वो रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम के बाद जब पूरा सरफेस भर जाता है वो खुद से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो हमारी प्रोसेस फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये केमिसॉर्प्शन हो गया, ये हमारा फिजिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एड्सॉर्प्शन। अगर पेपर में आया तो सीधा 3 मार्क्स का आएगा आप लोगों का। ठीक है सर, बच्चों से डाउट्स लेने थे।